कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग में दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आगे बढ़ते हैं और प्रयास करेंगे कि इस तरह से व्याख्यात्मक हल को पढ़ें ताकि कभी भी अगर इस तरह के प्रश्न आए आपके सामने तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके सही हो जाए। वैसे तो मेरा प्रयास ये रहता है हम आपके सामने जितने प्रश्न लाते हैं बेशक हम 25 से 30 प्रश्न नहीं हल कराएंगे, लेकिन और पूरी विधिवत जानकारी लेंगे। और इस बार जब देखिएगा तो पूरा अंत तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप प्रारंभ में देखने के बाद फिर हट जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब लास्ट तक देखेंगे तभी जाके आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और हर एक चीज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एकदम पूरा तोड़ तोड़ के बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिएगा और सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा, ये दोनों काम आप कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा जरूर। तब तक हम भी 1 मिनट शेयर कर देते हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए, हम भी शेयर कर देते हैं। चलिए वैसे तो नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो पहली बात ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन क्या होती है। पहले ये आते हैं अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन, इसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो प्रश्न हमारे मन में आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, एक प्रश्न है और इस जवाब आपको भी पता होना चाहिए जवाब क्या है। लेकिन मैं पूरी विधिवत आपको तोड़कर समझाऊंगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है, इन सभी बातों को मैं पूरा तोड़कर समझाऊंगा। ठीक, चलिए एक एक करके देखते, ठीक है। तो आइए एक एक करके पढ़ते, बफर होंगे तो क्षमा चाहते हैं हम। तो अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन क्या होती है, इसको दोनों को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया, ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया। ये ग्लोब पे हमें जानते हैं यहां से 0 डिग्री रेखा खींची जाती है जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। इसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, माने दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार। लेकिन यह रेखा जो पूरे ग्लोब पर होती है तो 180 होती है पूर्वी गोलार्ध में और 180 होती है पश्चिमी गोलार्ध में। तो जो इस गोले के ठीक पीछे का हिस्सा होता है, ठीक पीछे वह जो आपकी रेखा होती है वह आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। आइए मैं उसे और डीप में आपको कहें तो बता दूं और नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। दोनों बातें हैं, अगर आप इच्छुक हो तो हम बता दें, नहीं इच्छुक हो आगे बढ़े। अर्थात कि जो 0 डिग्री मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक पीछे की रेखा होगी वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जानी जाएगी। 0 डिग्री के ठीक पीछे मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक पीछे जो होगी वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। ठीक है, अगर आप और डिटेल में तो और डिटेल में बता देंगे और नहीं अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम और आगे बढ़े, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाएंगे अभी अंतरराष्ट्रीय जब हम पढ़ाएंगे तो पूरी कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं तो ध्यान सुनिएगा, मतलब ये नहीं तो भागना शुरू मत करिएगा, शेयर सभी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आइए हम इसके अन्य चीजों को भी देख लेते हैं। थोड़ा समस्या हो जाने की वजह से चलिए हम नहीं बताएंगे कि खोजना पड़ेगा ना, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। तो हमने ये देखा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री होती है। चलिए कभी क्लास में बता देंगे, जब क्लास पढ़ाएंगे तब वहाँ बता देंगे उसमें इसका सही क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन जो होती है वो 180 डिग्री है, जहाँ पे एक दिन कम एक दिन ज्यादा होता है। कम ज्यादा क्यों होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो इसका सही होगा कि यह भूमि परिमाण के परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह क्या है, यह भूमि परिमाप के परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, उसका डी होगा। क्यों होगा कि वह एक सुंदर रेखा का अनुरूप होती है, ये भी सही है, एक सीधी रेखा है या एक बड़ा वृत्तचाप होती है, जी नहीं, यह एक भूमि परिमाप से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। भूमि परिमाप से परे क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इसके बारे में और विधिवत अगर हम जाने कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये इसे 3 बार मोड़ा गया है। 3 बार मोड़ा क्यों गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। 3 बार टर्न क्यों किया गया है। देखिए कुछ क्लासेज ऐसे हैं कि जो आपको जब हम लोग भूगोल पूरा पढ़ेंगे तब हम ये जान पाएंगे। उसका कारण ये है कि जैसे हम 1 डिग्री अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं पूर्वी गोलार्ध की तरफ या पश्चिमी गोलार्ध की तरफ तो 4 मिनट समय जुड़ता है। तो 180 डिग्री अगर जाएंगे तो 180 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 720, अर्थात 12 घंटे का अंतर होता है। अगर दिन के 12 है तो वहाँ रात के 12 होंगे। और अगर किसी भी स्थान पर जैसे आप अध्यापक हो गए, आपको घर से कहीं जाना है तो जैसे यहाँ पे एक रेखा है, इस रेखा की तरफ सोमवार इधर रविवार, तो वह रेखा क्या करती है, डेट का निर्धारण करती है। इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन भी कहा जाता है और जब किसी महाद्वीप में पड़ता है उसे टर्न कर दिया जाता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका विकल्प 4 है। अगला है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो बताइएगा कहां पे रहता है उपलब्ध। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? बताइए, थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 49 डिग्री होगा, न 63 होगा, न 69 होगा, तो 66 सही 1/2 डिग्री होगा। क्या होगा? 66 सही 1/2 क्या होगा? 2 डिग्री होगा। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? देखिए इसमें हम आपको एक बात कंफर्म थोड़ा सा करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, अगर बेहतर लग रहा हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ग्लोब में यहां से 0 डिग्री हो गई, ये क्या हो गई? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा के ऊपर चल रहे हैं तो ये हो गया 23.5 डिग्री। कर्क रेखा ऊपर का 66.5 डिग्री। तो उसके ऊपर जो होता है, जब सूर्य का प्रकाश इस बिंदु पर सीधा पड़ता है, माने कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहां पे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है, अर्थात 24 घंटे का दिन होगा। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ध्रुवों पे क्या होगा? दिन। ध्रुवों पे क्या होगा? दिन। यहां तो यहां दिन है तो यहां दिन, माने जब 66 डिग्री पर पड़ता है तो ध्रुवों पर दिन या रात की अवधि होती है। इस प्रकार जब सूर्य यहां चमकता है तो हमने पढ़ाया भी है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। क्या होती है? 6 महीने की दिन। सॉरी, लाइट कट गई शायद, क्षमा चाहते हैं, लाइट कट गई है। एक मिनट, ये लाइट कट गई, सॉरी। एक मिनट रुकिए, लाइट कट गई। क्षमा चाहते हैं, लाइट कट गई। तो हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री होती है तो उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है। जब सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायण होता है, माने जब सूर्य 66.5 डिग्री पर सीधी चमकती है। एक मिनट रुकिएगा, लाइट कट गई है, थोड़ा हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। इसलिए गाँव में रहने का ये नुकसान होता है ना, क्षमा चाहते हैं कि लाइट कट गई है। तो जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायण होता है तो सूर्य किरणें जब उत्तरी या दक्षिण गोलार्ध पर सीधी चमकती हैं, वहां पे एक और घटना देखने को घटित होती है, देखने को मिलती है कि वहां पे जो सूर्य का हमारा प्रकाश होता है वो उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध पर सीधा चमकता है। ठीक, इसलिए ध्रुवों पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, तो उसका उत्तर जो होगा वो 66.5 डिग्री होगा। इसको हमने पढ़ाया है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा भूगोल की एपिसोड में, और वहां पे मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया है, और आज ही पूरी तरह से बेहतर तरीके डिफाइन करेंगे। ठीक, बिना लाइट के बोर्ड नहीं चलेगा सर, यहाँ वाली भी लाइट लगा दीजिएगा। एक मिनट रुकिए, 10 सेकंड बाद ये बोर्ड चालू होगा, तब तक हम क्षमा चाहते हैं। एक मिनट और रुकिए, जल्दी से हम खुद ही प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट और, टेक्निकल फॉल्ट मतलब बिजली चली जाना, तब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाइट चली गई थी तो बंद हो गया था। ठीक है, 1 मिनट और रुकिएगा, बस बोर्ड स्टार्ट हो गया। चलिए, ये खुल गया। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था हमारा, ये भी हो गया था हमारा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, ये भी हो गया था। दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा? 66.5 डिग्री होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला है, किसी भी नक्शे में, थोड़ा सा छोटा कर देगा, किसी भी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल्दी जवाब दीजिएगा। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसके सभी को व्याख्या करेंगे जब हम लोग अभी जब क्लास पढ़ेंगे। ठीक, तो वहां पे हम इसकी पूरी व्याख्या कर देंगे। क्या होगा? देखिए, किसी भी जो नक्शा है उसके ताप वाले बिंदुओं को,
ताप वाले बिंदुओं को, कौन सा ताप, समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे आइसोबार क्या होता है, आइसोहाइट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग आगे इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? आइसोथर्म होगा। याद रखिएगा, किसी नक्शे पर निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। लिख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, मकर रेखा, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? जल्दी जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? जल्दी बताइएगा, कौन सा वृत्त होगा? आइए इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा। इसके लिए छोटा सा हम लोग देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी मान लेते हैं और एक वृत्त मान लेते हैं। तो किसी भी वृत्त की आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है? उसका व्यास अर्थात 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्योंकि ज्यों-ज्यों भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे, ज्यों-ज्यों किसी वृत्त, अगर गणित की दृष्टिकोण देखा जाए, जब भी किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, जो व्यास से जीवा बढ़ती दूर होती जाएगी, त्यों तो जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। माने 0 डिग्री सबसे बड़ा होगा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त होगा। इससे ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ऊपर जाने के बाद एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। इसलिए इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा उसमें जिस प्रकार दिया है, आर्कटिक, कार्क, मकर, वो सभी नहीं होंगे। सबसे बड़ा अगर वृत्त देखा जाए तो क्या होगा? विषुवत रेखीय वृत्त। वृत्त क्यों होगा? क्योंकि यह गोलाकार होता है, क्योंकि जो रेखाएं होती पूरी पृथ्वी 3D है, मैं बोर्ड पर 2D दिखा रहा हूं, तो 3D होती है, इसलिए जो रेखाएं होंगी वो क्या होगा? 0 डिग्री होगी। इसका उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसका उत्तर यहां पे अगर हम देखना चाहें क्या होगा? विषुवत वृत्त। क्या होगा? विषुवत वृत्त होगा। आगे बढ़ रहे हम लोग। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? जवाब दीजिएगा। क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, ज्योग्राफर, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, क्या कहते हैं? देखिए, ये प्रश्न में अपने आप समझ में आ जाएगा कि मानचित्र बनाने वाले को मानचित्रकार कहते हैं या कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं या मानचित्रकार कहते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? दो, इसमें कुछ ज्यादा समझाना नहीं है। अगला है, विषु शब्द किसका घोतक है? विषु शब्द किसका घोतक है? बताइएगा। ये मैंने पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, या आप कर ले जाएंगे। नहीं पढ़े होंगे हमारी क्लास को तो शायद आज मिस कर जाएंगे। ये हमने पढ़ाया है, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो आप ये कर जाएंगे। विषु शब्द किसका घोतक है? बताइए। देखिएगा, आइए हम विषु के बारे में बात करते हैं। विषु शब्द किसे कहते हैं? जब यहां पे देखिएगा, ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये हमारी गोल होगी पूरी पृथ्वी। तो वह स्थिति जिस समय सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात कई तारीख को? एक हो जाएगा 23 सितंबर और फिर दूसरा हो जाएगा 22 मार्च। तो 22 मार्च को जब दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है, माने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, क्या होता है? 12 घंटे के दिन, 12 घंटे का रात, तो उसे विषु कहते हैं। और 22 मार्च वाले को बसंत विषु कहते हैं। और क्या है? बसंत विषु हो गया, और जो आती है 23 सितंबर वो शरद विषु होगा। इसलिए इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा आपका वो क्या होगा? कि जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं उसे विषु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषु। अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, इस समय सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न आपका,
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनंत पर घूमती है? जवाब दीजिएगा। पृथ्वी अपने कितने अनंत पर घूमती है? 23.5, 22.5, 21, 20.5। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कितने अंश पर घूमती है बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से। और आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, और आपको बेहतर लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा सभी को। ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट होती है। आइए देखते हैं दोनों बातें क्या क्या है। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। अब पृथ्वी में ये तो हो गई आपकी बीचों बीच, लेकिन पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। मतलब इस तरह से पृथ्वी क्या अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है, अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुका होने के कारण, पृथ्वी की झुका होने के कारण यहां पे एक घटना और आपको मिलेगी कि पृथ्वी का ये जो कच्ची तल है ये होगा अच्छी झुकाव। इसका अच्छी झुकाव है, ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव है वो 23/2 डिग्री है। कौन से झुकाव? अच्छे झुकाव। जबकि कच्ची झुकाव की बात करेंगे तो कच्ची झुकाव ये 90 था, तो लिखेंगे 90 माइनस 23/1/2 डिग्री, तो बराबर 66/1/2 डिग्री। अब प्रश्न क्या पूछा है, माने ये रखता है। अब माने ये रखता है कि प्रश्न क्या पूछा है। अगर प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का अच्छी झुकाव पूछा, अच्छी झुकाव, तो होगा 23/1/2। लेकिन अगर पूछ दिया कि पृथ्वी का कच्ची झुकाव कितना है, इस कच्चा झुकाव देख रहे हैं, ये झुकाव हो गया, तो कच्ची झुकाव कितनी है, तो 90 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 66/1/2। तो दो प्रश्न आप याद रखिएगा, कच्ची और अच्छी झुकाव दोनों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो यहाँ पे ए होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने अक्ष पर पूछा है, अच्छी झुकाव पूछा है, कच्ची झुकाव नहीं पूछा है। ये 23.5 है। अगर यहीं पे कच्ची झुकाव पूछ लेता तब कितना हो जाता? तब आपका हो जाता 66/1/2 डिग्री। तब क्या हो जाता? 66/1/2 डिग्री होता। लेकिन यहाँ पे अच्छी पूछा इसलिए 23.5 होगा, ठीक। आगे, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव मंडल को क्या कहते हैं? ये भी आसान सा प्रश्न है, ये भी आप बता लेंगे। माने इस प्रश्न में भी आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। यहां पे देखिए जल, वायु, मृदा और यह जैव द्रव्य मंडल को क्या कहते हैं? आइए ध्यान से देखते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो मतलब उसे कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। क्या कहेंगे? जो कैसे जैव मंडल होगा, यहां पे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट याद कर लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब दूसरा बताएं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, चलिए देखिए, ये हो गया हमारा एक कोई मंडल, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक। ये हमारा हो गया 3 प्रकार के हमारे मंडल। ध्यान देखिएगा, ये मान लिया वायुमंडल, ये माना हमारा, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा हो गया वायुमंडल, ये हो गया जलमंडल, ये हो गया मृदा मंडल या स्थल मंडल। ध्यान सुनिएगा, स्थल मंडल, ये जल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये 3 मंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तीनों मंडल में अब एक बात और आती है, ध्यान सुनिएगा, कि वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ जो मंडल उसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरा, जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का आच्छादित भाग जहां पे जल से घिरा हो, जलमंडल कहते हैं। तीसरा, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल माने वह भूपटल सबसे ऊपरी हिस्सा को स्थल मंडल कहते हैं। अब इन तीनों में मिलाकर जहां तक जीवधारी निवास करते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। मतलब संपूर्ण वायुमंडल में नहीं, न संपूर्ण जलमंडल, संपूर्ण स्थल मंडल नहीं, जिस स्थान पर जीवधारी को जीवित रहने की संपूर्ण अनुकूल दशाएं प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं कि हमारे पृथ्वी का जैव मंडल है, बायोस्फीयर है। माने जो बायोस्फीयर होता है वो कहां से होता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर का वह क्षेत्र
जहां पे जीवन की संभावना होती है उसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र क्या होगा, ये होगा, ये आपकी बीईओ सुपर टेट अन्य सभी पद्धति परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बीईओ सुपर टेट के लिए क्लासेस चल रही हैं, अगर आप बीईओ सुपर टेट दोनों देना चाहते हैं, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। बाकी आपको बेहतर लग रहा है देखिएगा, दूसरे डिस्टर्ब ना करिएगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए, ये हो गया आपका। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जयमंडल। इसको कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। बीटीसी होल्डर जो है वो सुपर टेट की तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर आता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, हम इसको दोबारा समझाएंगे एकदम बढ़िया से। इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए दोबारा इस प्रश्न को एकदम भली भांति समझते हैं, ठीक है। खूब ध्यान से पढ़ता है, आइए हम इसको ध्यान समझते हैं। देखिए, जिनको पढ़ना है वो पढ़े, जिनको जाना जाए, किसी को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, वरना यहां से ब्लॉक मार देंगे तुरंत। आइए देखिए कैसे, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हमें जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। माने ये पृथ्वी जो होती है, इसकी पूरी जो कोण जो होता है वो 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री। माने 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमने में इसे 24 घंटे का समय लगता है। कितना, 24 घंटे का समय लगता है। तब ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व, इसलिए सूर्योदय पूर्व में होता है, ये मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करना है हम लोग को, वो स्पष्ट करना है कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री बाई 24, ये हो जाएगा 15। तो हमने देखा कि 15 डिग्री, माने एक हावर्स में कितनी घूमती है पृथ्वी, 15 डिग्री। कितनी घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है, 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमती है। अब एक हावर्स में 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार हमारा यहां पे जो उत्तर मिलेगा वो ये मिलेगा। ये हो गया, 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कितना होगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 1 घंटे में 15 डिग्री। यहां से एक प्रश्न आपका और बनेगा, एक प्रश्न मैं और आपको बनाऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने कलर होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 कलर होते हैं। कैसे, केसरिया ऊपर, बीच में सफेद पट्टी, नीचे ग्रीन, लेकिन बीच में जो सफेद पट्टी होती है, नेवी ब्लू कलर की एक चक्र होती है। उस चक्र में 24 तिलियां होती है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि 2 तिलियों के बीच में कितने अंश का कोण होता है, तो 360/24 करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 15 डिग्री। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 2 तिलियों के बीच में कितने अंश का कोण होता है, तो कैसे निकालेंगे, 360/24 कर देंगे, आपको आ जाएगा 15 डिग्री। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 2 तिलियों के बीच में 15 अंश का कोण होता है। इस प्रकार ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, 4 मिनट इसका उत्तर सही होगा। रेखा की प्रत्येक डिग्री के लिए ग्रीनविच में क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना। आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया 0 डिग्री, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यहां से प्रत्येक डिग्री अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का समय जुड़ेगा, अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 4 मिनट का समय घटेगा प्रत्येक डिग्री पर। इस प्रकार देशांतर रेखा किसी भी स्थान का मानक समय होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी के जो 0 डिग्री रेखा होती है, 0 डिग्री मतलब इसे कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो ग्रीनविच रेखा जो लंदन से होकर गुजरी है, इसके ठीक पीछे का जो क्षेत्र होता है, जो रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जानी जाती है। ये भूमध्य रेखा नहीं, ये जोड़ी रेखा नहीं, ये है नहीं, यह 180 अंश अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है,
ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अभी जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो हम उसको यहाँ पूरा पढ़ जाएंगे। आज ही पढ़ाने वाले थे, संडे वजह से नहीं, कल एक टॉपिक पढ़ाएंगे। कल हम लोग का जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है, देशांतर रेखा। तो जब देशांतर रेखा पढ़ाएंगे इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला, नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बताइएगा कि नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा अपने सभी से और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, ठीक है। दूसरी बड़ी बात है, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए जीएस महत्वपूर्ण है, बीईओ के लिए, लेकिन किसी भर्ती परीक्षा में जहां पे सामान्य अध्ययन आता है वहां के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवीएस, डीएसएसबी, बीईओ, सुपर टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पे जीएस आएगा वहां पे आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण काम करेगा। देखिए, नक्शे पर मापने के लिए प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लेनीमीटर का, ठीक, किसका किया जाता है? प्लेनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े। अगला है, पृथ्वी से चांद का पहली पार्श्व दिखाई देता है। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि, अब बताइए क्योंकि क्या? एक बात आपको शायद जानकारी भी होगी, आप जानते भी होंगे, हमें हमेशा चंद्रमा का सदैव एक ही हिस्सा दिखता है, दूसरा हिस्सा कभी नहीं दिखता है। काहे? बताइए, हमेशा पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है उसका? बताइए, क्या ऐसा कारण है हम चंद्रमा पर से पृथ्वी चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं? बताइए, ये हमने पढ़ाया, अगर आपने क्लास मेरी ली होगी तो शायद आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कोई गोली वस्तु नहीं है, नहीं हम आपको दिखा देते तुरंत। तो याद रखिएगा कि उसका परिक्रमण परिभ्रमण काल है, बाकी जब क्लास पढ़ाएंगे तो बता देंगे कैसे ऐसा होता है, ठीक है। हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है, ये होगा उसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल एक होने के कारण हम चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा देख पाते हैं, दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख पाते। लगभग 57-58% देख पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बराबर वर्षा करने वाले स्थानों को जोड़ता है? बताइए, कौन सा ऐसा है जो वर्षा करने वाले स्थानों को आपस में जोड़ता है? आराम बताइए। आइसोहिप्स, आइसोहेलेलाइंस, आइसोबार, आइसोहाइट्स, क्या होगा? बताइए। देखिए, इसका होगा आइसोहाइट होगा। क्या होगा? आइसोहाइट्स होगा। क्या होगा? आइसोहाइट होगा। वर्षा करने के लिए आइसोहाइट होता है। क्या होता है? आइसोहाइट होता है। आइसोबार जो होता है दाब के लिए होता है, लिख लीजिएगा, ये दाब के लिए होता है, लिख लीजिएगा। कुछ लोग बता रहे हैं ये दाब मापने के लिए होता है। आइसोबार जो होता है वो दाब मापने के लिए, प्रेशर मापने के लिए होता है, ठीक। आइसोहेल होता है सूर्य का प्रकाश नापने के लिए। आइसोधर्म तापमान के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। हाइग्रोफाइट्स जो होता है आर्द्रता के लिए। आइसोधर्म इसमें है नहीं, आइसोधर्म जो है तापमान। आइसोहेल जो है, आइसोहेल लाइन ये सूर्य तप के लिए। देखिए, आइसोहेल जो है क्या है? ये सूर्य के प्रकाश के लिए है, ये सूर्य का प्रकाश के लिए, ये सूर्य के प्रकाश के लिए है, ये लिख लीजिएगा। आइसोहेलेन लाइन सूर्य के प्रकाश, आइसोहाइट्स वर्षा के लिए, आइसोबार दाब के लिए, ये लिख लीजिए। तीनों हो सकता है आपकी परीक्षा में आधार आ जाए, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे भी लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। आराम से लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप, कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। आइसोधर्म हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? सुदूर सुग्राही, फोटोग्रामेट्री, ये मानचित्रण नहीं, मानचित्र कला। क्या कहा जाता है? मानचित्र कला। ये तो आप आसानी जवाब दे लेंगे। उसे क्या कहते हैं? मानचित्र कला। इसे कार्टोग्राफी, हाँ ग्राफी कहा जाता है, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होता है, ठीक है। अगला,
विषुवत रेखा पर गुरुत्व केंद्र का त्वरण होता है कहां पे? त्वरण किस पे? विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पर कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा एक बात है कि ये प्रश्न देख लीजिएगा, फिर विकल्प बताइए, फिर इसको समझा रहे हैं। देखिए ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते त्यों तो जी का मान बढ़ता जाता है। माने अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने किया होगा पहले से मेरे हिसाब से, जैसे ये हमारी 0 डिग्री हो गई, ये हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जो जो भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जो जी का मान होता है ये बढ़ता है। जी का मान होता है क्या? बढ़ता है। माने ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। आवाज साफ आ रही है? त्यों तो जी का मान बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान लगातार बढ़ता जाता है। इसका विपरीत भी सत्य होगा कि इससे एक बात और स्पष्ट कर लीजिएगा, ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं जैव विविधता घटती जाती है लेकिन जी का मान बढ़ता जाता है। अगर यह पूछा जाए कि ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान ज्यादा है, सीधी सी बात, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा? भूमध्य रेखा की अपेक्षा। आइए अब इसके बारे में यहां देखते हैं, विकल्प देखते हैं। विकल्प बताइए इसका क्या होगा कि ध्रुवों की अपेक्षा कम, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर। ये बताइए इसका जवाब क्या होगा? बताइए, आराम से बताइए इसका क्या होगा कि हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप आसानी से इसके उत्तर बता लेंगे। कोई 3 बता रहे, 3 हो ही नहीं सकता, बराबर कहां होगा? अभी हमने इतना बढ़िया समझाया आपको। यहां पे होगा ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होगा। भैया सीधी सी बात है, ध्रुव पर ज्यादा होगा, 0 डिग्री ज्यादा होगा। यहां पे पूछा विषुवत रेखा गुरुत्व त्वरण कारण क्या है? ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम, माने यहां से क्या होगा? ये कम होगा। 0 डिग्री क्या होगा? कम होगा। विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम, इसका कारण पृथ्वी का विशेष आकार भी होता है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? बताइए, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ऐसे तुक्का मारने का मतलब नहीं है। आइए हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। सीधी सी बात, यह है 5वां। क्या है? 5वां। और ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो सहारा का मरुस्थल। तो एक प्रश्न हम आपसे पूछते चलेंगे कि सहारा का मरुस्थल कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? सहारा डिजर्ट जो है कितनी देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? कितनी देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सहारा डिजर्ट जो अफ्रीका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वह कितने देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये जवाब कमेंट में करते रहिएगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? आराम से बताइए, इसको हमने बताया है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे कहा जाता है तो ये सूर्योच्च को क्या कहते हैं याद रखिएगा, ये अपसौर कहलाता है। इसे अपसौर भी कहते हैं। सर्वोच्च सूर्योच्च को अपसौर कहते हैं। बताइए कैसे होगा? क्या होगा इसका उत्तर? ये अपसौर होगा कि उपसौर होगा? इसमें दोनों में से क्या होगा? बताइए इसमें से क्या होगा? अपसौर होगा कि उपसौर होगा? अपसौर या उपसौर क्या होगा? देखिए जब पृथ्वी की दूरी अधिकतम होगी तो वहां पे अप होगा कि उप होगा? आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? दूरी अधिक होगी क्या होगी? देखिए ये देखते हैं,
ये हमारी सूर्य हो गई, अब तो जान गए कलर से। ये उसका ऑर्बिट है, ये उसकी ऑर्बिट हो गई। ये हमारी पृथ्वी की एक स्थिति हो गई, ये हमारी पृथ्वी की एक स्थिति हो गई। ठीक, अब एक बात तो यहां स्पष्ट है कि यह दूरी ज्यादा यह दूरी कम है। स्पष्ट, यह दूरी ज्यादा यह दूरी कम। ये पृथ्वी का मैंने बना दिया कि क्या इसका वो परिभ्रमण जो कक्ष था वो मैंने बना दिया। अब ये जो दूरी है वो 147.2 मिलियन किलोमीटर है, जबकि यह है 152.2 मतलब 152 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर है। और ये औसत दूरी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अगर हम बना देंगे तो ये औसत दूरी हो जाएगी। ठीक, तो अब बताइए यहाँ पे जब यहाँ पे अधिकतम दूरी कह रहा है तो अधिकतम दूरी पर क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे अधिकतम दूरी पर उपसौर और यहाँ पे होता है अपसौर। ये होता है 4, ठीक है। 4 जुलाई क्या होगा, अपसौर होगा। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, क्या होती है 4 जुलाई को अपसौर। ठीक, सॉरी यार, 4 जुलाई को अपसौर होगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बफरिंग हो रहा था क्या, सॉरी बफरिंग हो रहा था, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, 4 जुलाई को एक घटना है कि 4 जुलाई को सूर्य क्या होगा, दूर होगा। ये होगा आपका 4 जुलाई, यहां पे है आपका 4 जुलाई, ये हो गया आपका 4 जुलाई। दूसरी स्थिति आपकी होगी, एक होगी आपकी 4 जुलाई की, दूसरी होगी 3 जनवरी। ये है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को क्या होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, फिर भी ठंडी पड़ेगी। इस स्थिति को क्या कहते हैं, जब सबसे नजदीक होगा। एक तो नजदीक होगा, बताइए पहले अपसौर होगा पहले उपसौर होगा। देखिए यहां पे जब 3 जनवरी को होगा तब क्या होगा, ये होगा अपसौर, अंग्रेजी में हिंदी में अपसौर, या होगा उपसौर, ये होगा उपसौर। ठीक, तो ये होगा आपका अपसौर। क्या होगा, क्योंकि पहले आता है उबाद में अल्फाबेट में 147.2। 3 जनवरी की घटना होती है, ये अपसौर कहलाती है। 4 जुलाई घटना होती है जो अपसौर। इस समय अधिकतम दूरी होती है, इस समय न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, इसकी इंसर्ट चाहे तो कर लें आप लोग। आइए, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम की बात कर रहा है, तो अधिकतम क्या है, अधिकतम है उपसौर। तो यहां पे होगा इसका उत्तर उपसौर। ठीक है, यह अधिकतम होगा 152.2 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और जब दूर होता है तो हमारे यहां गर्मी पड़ती है, मतलब स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होता है। भूकंपन की तीव्रता, अब आगे देखते हैं। भूकंपन की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है, बताइए। भूकंपीय पैमाने को मापने के तरीके को क्या कहते हैं। वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बोफोर्ड पैमाना, बिकट पैमाना। ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें कुछ बताना है नहीं। देखिए इसका उत्तर जो होगा आपका वो होगा रिएक्टर पैमाना। क्या होगा, रिएक्टर पैमाना होगा। क्या होगा, रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना क्या होता है, रिएक्टर पैमाना एक गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक है और प्रत्येक बिंदु की तीव्रता पिछले बिंदु की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। समान भूमंडलीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली को भूकंपीय रेखा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। आगे है, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय में कितना अंतर है, बताइए कितना अंतर है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी छोरों में अगर देखा जाए तो कितना अंतर है।
आइए देखते हैं कितना अंतर है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जान सकते हैं। आइए थोड़ा सा उसके माना ये भारत है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, उसकी क्षमा चाहते हैं। माना ये भारत है, ठीक है, ये हमने भारत बना दिया। अब भारत में दो बातें देखने को मिलती है। पहली चीज, ये भारत का जो पश्चिमी बिंदु है और ये भारत का पूर्वी बिंदु है, ठीक है। जो पूर्वी बिंदु है ये आपको कितने पे है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अगर घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर आता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में जो पृथ्वी होती है उसको 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो 30 डिग्री घूमने में गुणे 4 बराबर 120 मिनट लगेगा। और हमें जानते हैं लगभग 120 मिनट बराबर कितना होगा, 2 घंटा होगा। क्या होगा, लगभग 2 घंटा होगा। माने पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यदि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा, 2 घंटे बाद 7 बजे होगा, क्योंकि सूर्यास्त हमें पूरब में होगा। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा, सबसे पहले कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, सबसे बाद में कहां होगा, गुजरात में जाकर होगा। कितना देर बाद होगा, 2 घंटे के अंतराल पर होगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 30 डिग्री का अंतर है। और हमें जानते हैं कि 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का अंतर लगता है, 30 डिग्री घूमने में 3 चौक 12 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। और इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 2 घंटे होगा। क्या होगा, 2 घंटे इसका उत्तर होगा, आंसर 2 घंटे होगा, ठीक है। आप लोग सभी को शेयर भी करते रहिएगा, हाँ, और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि टाइम जो इसकी टाइम टेबल होती है हम आपको टेलीग्राम पे ही दे देंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा एलएनई में दुर्गेश के साथ। तो इसलिए कहते हैं टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अब बताइए। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट, यहाँ पे होगा 2 घंटा अर्थात 120 मिनट होगा। क्या होगा, 2 घंटा अर्थात 120 मिनट होगा। आगे बढ़ते हैं, स्थलाकृति। स्थलाकृति अंश चित्र शीट्स की प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की होती है, बताइए। इसका उत्तर बता दें, इसमें कुछ है बताने लायक नहीं। ये होता है राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन जो होती है क्या करती है, स्थलाकृति अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी लेती है। इसके पास इसका अधिकार होता है, इसलिए इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, 2 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह को क्या कहते हैं, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह को क्या कहते हैं, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके चैट ही नहीं दिख रहे हैं। साफ चल रहा है यार, 1 मिनट। बताइए साफ चल रहा कि नहीं यार। पहले एडवर्टाइज आ जाता है। बताइए, आप लोग के चैट ही नहीं दिख रहे हैं हमें, पता नहीं क्या हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गई शायद कुछ। साफ भी चल रहा है। आपके चैट देख ले कम से कम, जवाब आप लोग की कह रहे हैं। अच्छा 192 लोग हैं, चलिए दिख तो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होता है गुरुमंडल। कैसे गुरुमंडल होगा ये देखते हैं। चलिए 112 लोग शेयर कर दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगर आपके पास हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारी होगी पृथ्वी, इसकी एक त्रिज्या काटते हैं। इसकी क्या करते हैं, हमने एक त्रिज्या काट ली, क्या किया, ये त्रिज्या काट ली, त्रिज्या हमने यहां रख दिया
उस त्रिज्या को हमने क्या किया, यहां रख दिया। इस त्रिज्या को क्या किया हमने, यहां रख दिया। अब जब इस त्रिज्या को हमने यहां रखा तो ये देखिए 3 पार्ट में होगा ये, ठीक है। इसी त्रिज्या में एक बात और ध्यान देखिएगा, ये देखिएगा, ध्यान देखिएगा, मैं सारी बातें आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप लोग भी। इसको कहते हैं ये 0 से 30, ये होगा 0 से 30 डिग्री, इसे क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी होता है। ये 30 से 2900 किलोमीटर होता है, ठीक है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ये नीचे जो होता है इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इस कोर को होता है, ये हो जाएगा आपका 2900 से लेके 6371 किलोमीटर होगा। लेकिन इसमें भी अब देखिए, ये जो मेंटल है 2 भागों में, अपर मेंटल लोअर मेंटल, कोर है अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है। इसमें भी आइए और चीज देखते हैं, यहां पे 2 बातें देखने को मिलेगी। इसकी जो लंबाई है ये है आपकी 30 से 700 किलोमीटर, ये वाली जो है ये अपर कोर की बता रही, लोअर कोर है 700 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। ये अपर कोर जो है ये अपर मेंटल लोअर मेंटल। अब आते हैं ये अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर जो है वो है आपका 2900 से लेके 5150 किलोमीटर, ये लोअर है, ये है 5150 से लेके 6371। एक बात यहां याद रखिएगा, जो ये 6371 ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये होता है आपका, एक मिनट और रुक जाइएगा, इसके नाम ऊपर वाले कहते हैं क्रस्ट, ये हो जाएगा मेंटल, ये हो जाएगा कोर। इसी कोर को ही क्या कहते हैं, इसी कोर को ही किस नाम से जानते हैं, इसी कोर को हम गुरुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम गुरुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। अब ये तो पृथ्वी की आंतरिक विभाजन मैंने बता दिया, लेकिन इसमें एक बात और आपको जाननी है। ये स्वेश महोदय जो थे, स्वेश महोदय ये ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने रसायन संगठन के आधार पर पृथ्वी के 3 भागों में बांटा था। ऊपर उन्होंने कहा था सियाल, सीमा, निफे। सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे निकिल और फेरस। तो ये निफे जो होता है यही कोर होता है, इसे गुरुमंडल के नाम से जानते हैं। आप लोग की चार्ट संख्या 189 है। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, लेकिन उसमें चल नहीं रहे, इसे मजबूरी में यहाँ देखना पड़ रहा है आप लोग की क्लास, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की संख्या काफ़ी कम है और मुझे नहीं लगता इतना कम होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, जितने कम रहे। ये इसकी स्क्रीनशॉट लेकिन कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए है। ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट जिसपे हम रहते हैं, क्रस्ट हो गया। इसे भूपर्पटी कहते हैं, मेंटिल कहते हैं। मेंटिल में अपर मेंटिल, लोअर मेंटिल, क्रोड अपर क्रोड, लोअर क्रोड, मैंने सभी तोड़कर बता दिया। इधर पूरी कोरी बताई, उधर दोनों का विभाजन बताया। जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे वहां पर हम लोग ये भी देखेंगे, इनके बीच की जो कटाव है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो इन सभी तथ्यों को हम लोग एक तरफ से देखते रहेंगे। और कोई समस्या, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, ये लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। ठीक है, हो गया ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गुरुमंडल होगा। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है। यह भी मैं आपको बता चुका, बताइए क्या होगा इसका। यामोत्तर, यामोत्तर होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा होती है कि यामोत्तर होती है। तो यामोत्तर क्या होगा, तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन जो होती है वो 180 देशांतर रेखा होती है। ये हम अभी जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे वहां पे भी हम लोग ये देखेंगे क्या होता है, ठीक। 180 है, इसको मैंने कई बार बता दिया इसलिए बताना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंटूर रेखा का वैकल्पिक नाम क्या है। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है, बताइए। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है। कंटूर लाइन, कंटूर लाइन।
ठीक, ये आपका कंटूर लाइन किसे कहते हैं? उसे समोच्च रेखा कहते हैं। दो समान ऊंचाई वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहते हैं। समोच्च रेखा या कंटूर लाइन के नाम से जाना जाता है। क्या होगा? समोच्च रेखा या कंटूर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा सी सही है। ठीक, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन क्लास है, नोट चाहिए, उसके लिए आप 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। बीईओ, सुपर टेट, केवीएस, तो ये आपके लिए बीईओ, सुपर टेट, केवीएस तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी का सेक्शन जो है, जनरल स्टडी का जो सेक्शन है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा वृत्त है? अभी हमने पहले बता दिया कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुवी वृत्त। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बताया है। जैसे ये हमारी हो गई, पूरी पृथ्वी हमारी हो गई, पृथ्वी की बीचों बीच 0 डिग्री रेखा हो गई। अगर इसे वृत्त मान ले तो हम ये जानते हैं किसी वृत्त की जो जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा, वो क्या होती है? व्यास होती है। और जो वृत्त का जो व्यास होगा, वो व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी। और हमारे यहाँ अगर ग्लोब पे देखें, उसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये सबसे बड़ी वृत्त होती है, पूरा गोला सा होता सबसे बड़ा। ठीक है, क्या होगा? क्योंकि हाँ, ये कर्क रेखा मकर का होगा नहीं, क्योंकि ये रेखा यहां होंगी, ये यहां होंगी, कर्क होगा, ये मकर होगा, उत्तरी ध्रुव ये यहां होगा। ये रेखा छोटी होती जा रही, देख रहे हैं ना? ये सबसे बड़ी रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा होगी। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या है? बताइए, जीएमटी का अर्थ क्या है? बताइए क्या है? समय के संदर्भ में जीएमटी क्या है? देखिएगा, ये ग्रीनविच मीन टाइम है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। ये अगर पूरे ग्लोब में हम देखें तो जो 0 डिग्री होती है, यहाँ पे खींचा गया है, जो लंदन की ग्रीनविच नामक शहर से खींचा गया है, जहां पे उनका वेधशाला है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये 0 डिग्री होगा। ये आपका राइट आंसर, ये सही है आपका। ठीक है, इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर रेखा पर ग्रीनविच नामक स्थान पर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसे प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर रेखा कहते हैं। उसे ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसी देशांतर रेखा को उस समय सभी देशों ने अपना मानक समय मानते हुए, या ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। और भारत का देखा जाए तो जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी से हम कितना आगे हैं? प्लस 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 82 से ही 1/2 डिग्री। ठीक, भारत का जो मीन टाइम है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो प्रश्न है, इसके बाद के सेशन पढ़ेंगे। ये सुपर टेट, केवीएस और बीईओ की क्लास थी। तो आप कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद 9 साढ़े 9 बजे दोबारा क्लास लेकर आएंगे। एक हम 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे आप संविधान की। फिर उसके तुरंत बाद हम ले आएंगे कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसकी अगली सीरीज आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इसके जस्ट बाद एक इकोनॉमिक्स लेंगे, फिर संविधान की एक सीरीज लेंगे। ठीक है, दोनों सीरीज लेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसको ध्यान से एक बार पूरा देख लीजिएगा, साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। और 16 तारीख से सभी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। सभी बैचेस 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, जहां पे आप लोग देख सकते हैं सारी क्लासेस। ये तो आपको केवल प्रैक्टिस कराते चलें, ताकि रोज आप रनिंग में रहें। और अभी आपको टाइम शेड्यूल मालूम हो जाएगा कि सोमवार कौन चलेगा, मंगल बुध कौन से चलेगा। ये शाम की क्लासेस पूरी तरह से फ्री रहेंगी, अनंत काल तक चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्लासेस नहीं होंगी, ये आपके लिए केवल प्रैक्टिस सेट की सीरीज रहेगी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, हम भी आपके साथ अपना बेहतर दीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे नहीं रहेंगे तो हम और आप वहाँ पे लिंक नहीं दे पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य हमेशा नोटिफिकेशन नहीं उपलब्ध हो पाता। इसलिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। और सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दी इलर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज भी इलर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।
इसे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको बेहतर लगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके बाद के जो प्रश्न है, समताप रेखा निखित में से किसकी समान रेखाएं होती है, ये इसका जवाब आप कमेंट में देते रहिएगा और हम लोग कल मिलेंगे कि क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोबारा, तब तक के लिए इंतजार करेगा, टेलीग्राम पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे।